हेलो, तो कैसे आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। मेरा नाम है ऋषिकेश तिवारी। मैं आज से लुसेंट का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग लुसेंट के सारे टॉपिक जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत ही डीपली तरह से समझेंगे। देखो, लुसेंट का ये सीरीज स्टार्ट करने का मेन मोटिव यही है कि जितने भी वन डे एग्जामिनेशन है उसमें मल्टीपल क्वेश्चन इसी किताब से आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे जितने भी एसएसटी या वन डे एग्जामिनेशन के सो कॉल्ड टीचर है, वो कहीं और से फैक्ट्स नहीं लाने जाते। वो क्या करते हैं, इसी किताब के फैक्ट्स को कॉपी करके अपना नया एक बैच बना देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम इसी किताब को बहुत अच्छे से पढ़ें और सारे कंटेंट को समझे। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो मैं बता दूं, ये एक किताब हो गया। और दूसरा जो है, ये लुसेंट का जनरल ऑब्जेक्टिव किताब। अगर आप यहाँ से पढ़ के यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके मन में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। सारे के सारे डाउट आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। देखो, वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो बच्चे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर उनके पास रिसोर्सेज या संसाधन कमी होती है, तो ये वीडियो मैं उसके तहत बना रहा हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के थ्रू बनाऊंगा। इसमें मैं जो भी नॉलेज अपने लाइफ टाइम और एक्सपीरियंस सीखूंगा वो मैं इस चैनल के थ्रू आप सभी के पास भेजने की कोशिश करूंगा। और जो भी है बहुत ही आसानी तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आए, मैंने जो गेन किया वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और आपको मैं बता दूं, अगर आप वीडियो 10 मिनट देख लेते हो तो उसके बाद साफ पता चल जाएगा कि ये कंटेंट कैसा है। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके कंटेंट तैयार किया है और कितने बेटर अंडरस्टैंडिंग से लोगों को एक्सप्लेन किया जा सके मैंने खुद से प्रैक्टिस किया, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो मैं इस वीडियो में आप ध्यान से देख रहे होगे कि हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में मैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ाऊंगा कि कैसे भारत में यूरोपीय का आगमन, आखिर वो लोग क्यों आखिर इंडिया में आते हैं। और देखोगे कि ट्रेडिंग कंपनी से बहुत बड़ा साम्राज्य बना लेते हैं। तो सबसे पहले मन में आपके एक डाउट आ रहा होगा कि यूरोपियन का आगमन हुआ क्यों भाई, पहले क्या ट्रेड करने के लिए कोई जगह नहीं था? वो देखो, पहले जमाने में क्या होता था, मैं आपको बता दूं कि पहले भी ट्रेड होते थे। अगर आप हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करोगे तो हम लोग मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन अर्लियर भी ट्रेड किया करते थे। बट क्या होता है कि मैं जब आपको देखोगे कि ये जो रोमन यानी कि इजिप्ट जो एरिया है, ये पहले रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। लेकिन जब इसका एम्पायर डिक्लाइन होता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, अरब एम्पायर यहाँ पर राइज करता है। जब अरब एम्पायर राइज करता है तो उस टाइम पे पहले जमाने में जो ट्रेड हुआ करते थे वो किसके थ्रू होते थे? ये आप फोटो में देख रहे होगे कि ये जो भी चीजें ये सिल्क रूट के थ्रू हो रहे हैं। आप देखो, ये सिल्क रूट है, मेडिटेरियन सी रेड सीकर के पहले जाते थे। जब अरब अब बहुत राइज यानी कि पावर में आ जाता है तो ये क्या करता है कि जो भी यूरोप से लोग आते हैं, इसका टैरिफ यानी कि जो डायरेक्ट लिंक होता है सोर्स वो कट जाता है और बहुत हाई टैक्सेशन का यूज करता है। आप यहाँ पर देखोगे जो इजिप्ट है ये तो धीरे धीरे क्या करता है, इसका पावर डिक्लाइन करता है। अब उस टाइम में क्या होता है, जब अरब यहाँ पर अरब का पावर इमर्ज हुआ होता है, ये लोग अपने पिनाकल टाइम में चल रहे हैं, तो यूरोप में होता है डार्क एज। यानी कि जितने भी रीजन यहाँ पर डार्क एज है, ना ही क्रॉप रोटेशन हो रहा है, ना ही क्रॉप फैसिलिटी अच्छे से चल रही है, ना यहाँ पर कोई डिस्कवरी हो रही है। और ये देखो, ये जो है बहुत ही यानी कह सकते हो ठंड प्रदेश होता है। जब 13 और 14 सेंचुरी के बाद है, आप देखो कि यहाँ पर 1213वीं शताब्दी करीब यहाँ पर पुनर्जागरण यानी कि रिनाइंसेंस पीरियड स्टार्ट होता है। जब रिनाइंसेंस पीरियड स्टार्ट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रेड और सब चीजों की उन्हें बहुत जरूरत होती है। क्योंकि ये जो प्रदेश है बिल्कुल ठंड प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर बहुत एक असर तो मात्रा है, माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है यहाँ पर। तो क्या है, तो वो लोग क्या गर्म खाने को यूज करते थे। गर्म खाने किस लिए यूज कर रहे हैं भाई, तो जो मीट है उसमें तो मसाले तो लगेंगे ही लगेंगे, तो मसाले इन्हें चाहिए होते थे। तो उसके लिए इनका याद पड़ता था किसका, जब इंडिया का याद पड़ा। इंडिया जो है ये नाम सुने थे कि बहुत यहाँ पर मसाले होते हैं और बहुत ही उस टाइम पे सोने की चिड़िया आप जानते हो बोला जाता था, क्योंकि बहुत ही रिच कंट्री था अपने सारे चीजों को लेकर। तो ये लोग यहाँ पर आना चाहें तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये देखो इस फोटो में आप ध्यान से, पहले जो पोर्टुगल के किंग होते हैं हेनरी द नेविगेटर, वही सबसे पहले ये सब जो भी पिंगड़ा है वो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे भी करके जो है हम लोग इंडिया की डिस्कवरी करेंगे और जहाजी बेड़ा को लाएंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी इंडिया के लिए करने के लिए निकलते हैं वो होते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। यानी कि आप कह सकते हो क्रिस्टोफर कोलंबस तो निकलते हैं बट वो इंडिया नहीं पहुंच पाते। वो नॉर्थ अमेरिका की डिस्कवरी कर देते हैं, वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि मतलब
मैंने तो इंडिया की डिस्कवरी कर दिया, यानी कि सी रूट का डिस्कवरी कर दिया, बट वो सी रूट का डिस्कवरी नहीं कर पाते। तो मेन रीजन यही था, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि आखिर क्यों सी रूट की डिस्कवरी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो सिल्क रोड है टोटली क्या कर लिंक किसका कट कर दिया गया था, किसके द्वारा, अरब एम्पायर के द्वारा। ये आप समझ गए होंगे। अब देखो जो पहले आते हैं, यानी कि आप बात करोगे फर्स्ट टाइम में जो आते हैं पोर्टुगीज, वो होते हैं वास्को डी गामा। इनको काफी फायदा हो जाता है, ये सी रूट से आ जाते हैं। कौन से रास्ते से, आप इस फोटो में ध्यान से देख रहे होगे, ये केप ऑफ गुड होप रास्ता है, यानी कि ये अफ्रीका की जगह से यहाँ पर हमारे इंडिया के अब्दुल माजिद मिलते हैं, उनकी हेल्प से क्या करते हैं, मदगास्कर रीजन से होकर ये कोचिंग तक पहुंच जाते हैं। कोचिंग में एक किंग होते हैं, आप देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा दूं कि केप ऑफ रूट के थ्रू आ जाते हैं और कोचिंग में किंग होते हैं जिसका नाम होता है जमोरी। ये वास्को डी गामा को काफी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं, क्योंकि यूरोप में बहुत, मतलब ये कह सकते हो कि इतना दूर से कोई रास्ता खोज के ला रहा है, तो इन्हें बहुत ही खुशी होती है। और इसके थ्रू क्या करते हैं, धीरे धीरे तो इन्हें तो ट्रेड करना होता है। अब जब ये, मैं आपको बताऊं कि जब ये वापस जाते हैं, जो भी सामान यहाँ से लेके पोर्टुगल जाते हैं और यहाँ पर वो जो बिजनेस करते हैं, उससे इंडिया से 80 टाइम्स अधिक मुनाफा होता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि 80 टाइम्स अधिक मुनाफा हो रहा है। तो ये इन पे क्या हो गया, जो भी वहां के रूलर थे वो सोचने लगे कि चलो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इंडिया में अपना फैक्ट्री खोलेंगे, क्योंकि अगर 80 टाइम्स अधिक मुनाफा हो रहा है भाई, तो हम बात तो सही है। अगर हम अरब से लेते तो 10 टाइम्स हमको अधिक मतलब टैक्स देना पड़ता है इसका, इस रास्ते के थ्रू जाएंगे तो इन्होंने क्या कर दिया, एक रास्ते का डिस्कवरी हो गया। अब देखो जब डिस्कवरी होता है तो वो लोग क्या करते हैं, ये धीरे धीरे आते हैं और वो अपना वो ट्रेनिंग स्टेशन खोलते हैं। कहाँ पर, तो देखो स्टेब्लिश करते हैं। पहला नंबर कालीकट, दूसरा कोचिन में और तीसरा कैनोनोर में। अपना 3 जगह पे वो लोग अपना यहाँ पर मैप में देख रहे होगे आप लोग, कालीकट, कोचीन, कैनियोर और यहाँ पर गोवा देव में भी इनका फैक्ट्री होता है। ये क्या करते हैं, अपना ये लोग फैक्ट्री खोल देते हैं, क्योंकि इनका मेन मोटिव था कि जैसा प्रॉफिट रहे तो और ट्रेड किया जाए। तो कोचिंग इनका जो देखो पहले कैपिटल था, लेकिन बाद में से गोवा से रिप्लेस कर दिया गया। अब देखो जैसे जैसे इनका फैक्ट्री खुल रहा है तो क्या हो रहा है कि जो लोकल रूलर है उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनसे भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो उसके लिए जो कंपनी है वो क्या कर रही है कि अपना गवर्नर सिलेक्ट करके भेजेगी, और जो पहले गवर्नर होते हैं यहाँ पे आते हैं वो फ्रांसीसी डी अल्मीडा आते हैं। ये जो होते हैं पहले गवर्नर होते हैं, इनका नाम 1505, मतलब ये 1505 से 1509 तक रहते हैं और इन्हें ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये जो है ये समुद्र का किनारा है और यहाँ पर ये लोग अपना 45 स्ट्रक्चर किला बनाने लगते हैं, यहाँ पर स्टैंडिंग आर्मी रखने लगते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी है। और ये लोग, ये जो जहाज है ना, इस पर बहुत बड़े बड़े तोप रखते थे। अगर किसी को मारना हो तो यहीं से डायरेक्ट मार देते थे भाई, डायरेक्ट बम से उड़ा देंगे। और ये बहुत, मतलब ये कह सकते हो कि इनका स्ट्रेंथ ऑफ पावरफुल जो भी माइंडेड थी बहुत ही एडवांस में थी। तो आप ये समझिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसीसी डी अल्मीडा की क्या थी। अब जो नेक्स्ट गवर्नर आते हैं इंडिया में वो है अल्फांसो डी अल्बुकर। ये जो है सेकेंड नंबर के गवर्नर होते हैं जो हमारे कंट्री में आते हैं। और ये किस लिए मेनली है, देखो इनका टाइम पीरियड याद रख लेना, 1509 से 1515 तक सकते हैं। ये इंपीरियलिज्म यानी कि आप हिंदी में पढ़ो, साम्राज्यवाद की नीति के लिए क्या बहुत ही ये फेमस थे। इन्होंने क्या किया था कि जो पहले, आप देखो यहाँ पर मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये समझ लो कि ये जो है गोवा को कैप्चर कर लिए थे किस रूलर बीजापुर से 1510 में। देखो पहला जो यूरोपियन आता है इंडिया में कौन आता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद जो पहला कैप्चरिंग होता है, यानी कि वे जानते हैं कि जो हेड स्पीड बैटल ऑफ पितास्ता यानी कि पोरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच हुआ था, उसके बाद यानी कि अब तुम समझ रहे हो 1800 लगभग सालों के बाद यहाँ पर ये जो होता है ये रेन को, इंडिया के रीजन को कंट्रोल कर लेते हैं। अब इनका इंपीरियलिज्म की पॉलिसी क्या थी, ये साम्राज्यवाद की पॉलिसी क्या थी। देखो इनका मेन मोटिव ये नहीं था कि जो हमारा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा कंट्रोल जो है इंडिया में रहे। ये चाहते थे कि और देशों में क्या है हमारा कंट्रोल रहे। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर आप देखोगे बाद में ब्राजील की भी डिस्कवरी हो जाती है, इंडोनेशिया की भी डिस्कवरी हो जाती है। तो ये चाहते हैं कि हमारा जो अथॉरिटी है सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक ना रहे, हम अपना रूल और जगह तक फैलाएं। तो ये इनकी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी थी। अब नेक्स्ट जो आते हैं गवर्नर, वो आते हैं नीनो डा कुन्हा। ये क्या करते हैं, अपना देखो मेन इनका इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये अपना केवल कोचिंग से गोवा 1530 में रिप्लेस करते हैं और ये दीव और बसाई रीजन को क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं 1534 में। ये किससे करते हैं, बहादुर शाह जो गुजरात के होते हैं उनसे कर लेते हैं। तो इनका भी एक इन्हीं कहानी है। ये लोग बहादुर शाह की मृत्यु कैसे होती है मैं आपको बता दूं।
ये लोग इनको सीप पे बुलाते हैं, बोलते हैं कि आइए बहादुर शाह जी, हम आपको वेलकम करते हैं सीप पे, और ये सीप पर ही मार देते हैं भाई, बात खत्म। मतलब समझ सकते हो कि इतने पावरफुल रेस्टर थे, डरते नहीं थे भाई किसी से, सीप से ही मार दी। ये बहादुर शाह जफर नहीं है, बहादुर शाह दूसरे हैं, गुजरात के लोकल रूलर थे। उस टाइम में जो रूल था वो हुमायूं का रूल था, आप याद रख लेना, क्योंकि डाउट हो जाता है। उस टाइम पे सेंट्रल में हुमायूं रूल कर रहे थे। अब नेक्स्ट गवर्नर जो आते हैं मार्टिन अल्फांसो डिसूजा आते हैं। ये देखो इनके साथ जो फेमस जेसुइट सेंट यहाँ पर आप देख ले रहे होंगे, ये जेवियर जो है, फ्रांसिस्को जेवियर इंडिया में आते हैं, इन्हीं के साथ आते हैं। इनके टाइम पीरियड आप देख 1542 से 1545 तक रहता है। आप देखो धीरे धीरे क्या होता है कि जितने भी पावरफुल बहुत अपने फैक्ट्री ये लोग इंडस्ट्री बोलते हैं, लेकिन इनका पावर धीरे धीरे क्या होता है, डिक्लाइन होता है। तो इनका हम लोग रीजन देखेंगे कि जो ये पावर है 16th सेंचुरी की आती है। अगर आप देखोगे तो 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी तक इनका पावर डिक्लाइन होता है। इसका मेन रीजन ये होता है कि जो पहला देखो फाइट होता है उसमें क्या होता है कि लोग हुगली में हार जाते हैं 1621 में, क्योंकि ये लोग लोकल मैटर में भी इंटरफेयर करने लगे थे। इसीलिए जो मुगल नवाब शाहजहां थे वो किसको अपॉइंट करते हैं, कासिम खान को, और बोलते हैं कि इन्हें यहाँ से मार के भगा दूंगा। तो क्या करते हैं, ये बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। अब 1661 में क्या होता है कि जैसे देखो ये जो इंग्लैंड के किंग है चार्ल्स सेकेंड, वो पोर्टुगीज की क्वीन से यानी कि जो प्रिंसेस होती है यहाँ पर ये शादी कर लेते हैं। अब ये शादी यहाँ से करते हैं तो इन्होंने क्या करता है कि बम्बई जो है दहेज में, यानी कि शादी के गिफ्ट में इंडिया को बम्बई की से दे देते, चार्ल्स सेकेंड को ये लोग दे देते हैं। और थर्ड जो नंबर आप फोर्थ नंबर बात करोगे, मराठा भी क्या करते हैं, इनका भी पावर बहुत ही अच्छे से राइज होने लगता है। तो ये जो है 1739 में सालसीट और बसाई रीजन को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। ये मेस्टली इनका पावर मराठा का भी 1761 में डिक्लाइन हो जाता है जब अहमद शाह अब्दाली यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। और लास्ट देखोगे तो 1961 तक दो रीजन ये अपने पास रखे थे, गोवा, दीव एंड दमन, जिसे हमारे भारत सरकार क्या करती है, इनसे छीन लेती है। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे कंपनी की डच की। अब डच का आने का मेन रीजन क्या था ये बात समझो। पहले देखो जो भी ट्रेड पोर्टुगीज यहाँ से लेके जा रहे हैं तो ये जो है बहुत हाई लेवल पे मुनाफा कमा रहे थे, बहुत ही मतलब ये कह सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा था। तो इससे क्या की थी, जो डच वाले लोग हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे थे कि कैसे ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इनके मन में भी है कि हम लोग भी ट्रेड करेंगे ईस्ट में, जितने भी मतलब ईस्ट से जो भी चीजें हैं वो हम लोग अपने यहाँ लाएंगे, हम भी ट्रेड करेंगे। तो देखो एक कंपनी 1602 में बनी थी है जिसका चार्टर जो है डच पार्लियामेंट मिलता है, इसका नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। ये देखो ये मेन कंपनी क्यों नहीं बनी। आप अगर पोर्टुगीज के बारे में बात करोगे तो वो लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, जितने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी वो ट्रेड के लिए आई थी। लेकिन ये लोग जो है देखो यहाँ पर युद्ध करने के लिए, संधियां करने के लिए और क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए आए थे। ये कह सकते हो कि ये जो है पोर्टुगीज यानी पुर्तगाल से जो भी लोग पोर्टुगीज से भी ज्यादा अधिक पावरफुल थे, क्योंकि इनका मेन इंटेंशन ही था रूल करना। अब इनका कुछ फैक्ट्री थी जो ये लोग स्टार्ट किए थे। देखो मसूलीपट्टनम में 1605 में अपना फैक्ट्री सेटअप करते हैं, पुलिकट में 1610 में करते हैं, सूरत में 1616 में करते हैं, इमलीपट्टनम में इनका फैक्ट्री कराई काल में है, चिंसूरा में भी। ये देखो ये सब चीजें आपको याद करने पड़ेंगे कहाँ कहाँ फैक्ट्री है। कासिम बाजार में है, नागापट्टनम में है, तेरंगन, पाटना, बालासोर, ये सब क्या है इनके फैक्ट्री है। आप यहाँ पर मैप में ध्यान से देखो, पहले क्या सूरत है, चिंसूरा में भी है। चिंसूरा क्या है, यहीं पर बैटल ऑफ भिदारा हुआ था जो हुगली रिवर के किनारे है 1759 में, जो क्या करती है डच ऑक्युपेट कर देती है। मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये बालासोर है, गिमलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम है। कैपिटल ये देखो जो यहाँ पर आप पुलिकट देख रहे हो ये 1690 तक कैपिटल रहती है, और उसके बाद जो क्या होती है 1690 के बाद कैपिटल जो होता है नागापट्टनम में हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो डच मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि जो है बहुत ही पावरफुल डोमिनेट करते हैं पोर्टुगीज के बाद, यानी कि यूरोपियन जो ईस्ट में आते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। और इनका देखो जो पहले मैंने आपको समझाया कि पुलिकट क्या होता है, इनका मेन ट्रेडिंग सेंटर कब तक होता है 1690 तक, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं नागापट्टनम को ये लोग रिप्लेस कर देते हैं अपना इजी करने के लिए। अब देखो ये लोग ब्रिटिश से क्यों आके फाइट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखो कि बैटल ऑफ भिदारा होता है जिसमें सिराजुद्दौला भी इनके साथ डच के साथ आ जाते हैं 1759 में, क्योंकि वो कंपनी के जो ट्रेड और दस्तक और फरमान का गलत यूज कर रहा था। तो उससे क्या होता है कि बहुत ही सिराजुद्दौला को भी नुकसान होता है और इन्हें भी जो डच है उन्हें भी नुकसान होता है। तो इसमें क्या होता है वो लोग इंग्लिश के साथ फाइट करते हैं, और ये 1759 में यानी कि बैटल ऑफ भिदारा, बैटल ऑफ चिंसूरा,
ये जो हुगली रिवर के किनारे होती है उसमें ये जो हार जाते हैं, और ये हारने के बाद इनका डिक्लाइन यानी कि पतन जो होता है स्टार्ट होता है। ये इनका मेन रीजन होता है डिक्लाइन करने का। अब इनके बाद जो कंपनी आती है वो आती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखो उस टाइम पे जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, यानी कि ये जो कंपनी आई थी इंडिया में, अब मैं समझाऊंगा सारे अच्छे से, ये 15 साल के लिए ही आई थी। यानी कि कह सकते हो कि ये जो कंपनी बनी थी वो 15 साल के लिए बनी थी, लेकिन ये कब तक चल गई? ये 1858 तक भाई चल गई। यानी कि 1858 तक ही चली। उस टाइम पे क्या आता है, फिर यहाँ पर इंडिया में किंग रूल आ जाता है, यानी कि जो इंग्लैंड के किंग क्वीन है वो डायरेक्टली इंडिया को अपने थ्रू कंट्रोल करेंगे। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले एक आप फैक्ट याद रखना, जॉन मिडिल हॉल है, ये एक मर्चेंट और एडवेंचरस होते हैं, या फिर कह सकते एक साहसी व्यापारी हैं। वो भारत आए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीय व्यापारियों के साथ क्या करेंगे, ये लोग बिजनेस करेंगे। ये इनका मुख्य मर्चेंट से और एम था। ये ध्यान से देखो, पहले तो ये इस रास्ते के थ्रू आए थे, ये समझ सकते हो ना कि ये इस रास्ते के थ्रू आ रहे थे। बहुत ही बहादुरी काम के अरब कंट्रोल किया था ये सारे जगह, फिर भी ये इस रास्ते के थ्रू आ जाते हैं। अब देखो जो गवर्नर यानी कि हमने बात करी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसका रियल नेम का क्या था? तो देखो गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट, ये इसका नेम रियल नेम था। यहाँ पर तो गवर्नर हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी, दोनों में क्या है, इनका मेन नाम था ये द गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ये मेन नाम था। और इसको पॉपुलरली क्या शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में बनी थी। आप देखो कैप्टन विलियम्स हॉकिंस जो पहले आते हैं, ये जहांगीर के कोटे में आते हैं। ये कौन होते हैं? कि ये जो है इनका मेन मोटिव आने का ये था कि ये अपना फैक्ट्री सूरत में खोलेंगे, लेकिन पहली बार में इनको सक्सेसफुल नहीं मिल पाता है। लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस देखो ये टर्की लैंग्वेज जानते हैं, और ये क्या करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से जहांगीर से कम्युनिकेट कर लेते हैं, बातों को अपने आप को समझा सकते हैं। तो ये जहांगीर इनसे क्या आप खुश होके इन्हें 400 मानसादार पोस्ट पे बैठा देते हैं, जिसकी सैलरी अगर बात करोगे तो 30,000 रुपये करीब थी। तो ये जो है 400 मानसादार पोस्ट पे बैठ जाते हैं। और देखो अब 1613 में क्या होता है कि फरमान इशू किया जाता है जहांगीर, जिसमें ये बताया जाता है कि जो इंग्लिश है अपना सूरत में फैक्ट्री खोल सकता है। ये क्यों खोल सकता है कि देखो सूरत में क्या है, पोर्टुगीज भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब ये पोर्टुगीज को ये लोग बाहर भगा देते हैं यानी कि हरा देते हैं, तो इससे जो जहांगीर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं और इन्हें बोल देते हैं कि चलो आप भी ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि उस टाइम में पोर्टुगीज भी चाहते थे कि जो इंग्लिश है वो इंडिया में नहीं है, तो ये बहुत ही एंटी राइवलरी थी दोनों के बीच में। अब देखो सर थॉमस रो, ये बोल सकते हो कि सबसे पहले सक्सेसफुली इन्हीं को मिला था फैक्ट्री खोलने के लिए। ये जेम्स फर्स्ट इनको जहांगीर के कोर्ट में भेजते हैं 1615 में, किस बात के लिए, तो अपना ये क्या है, ट्रेडिंग फैक्ट्री खोलने के लिए, कि जहांगीर के जितने भी एम्पायर का रूल है यानी कि जो पोर्ट एरिया है हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, और यहाँ पर जो है जागीर मान भी सकते हैं। अब देखो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करती है, बॉम्बे कुछ ले लेती है, एक्वायर कर लेती है। मैंने आपको समझाया जो चार्ल्स सेकंड होते हैं, जो पोर्टुगीज की क्वीन होती है, प्रिंसेस होती है, उनसे शादी करती है, तो बॉम्बे क्या मिलता है, ये किंग को मिलता है, ये कंपनी को नहीं मिलता है। बात समझ लेना, कंपनी रूल अलग है, 1858 के बाद किंग रूल आती है, और यहाँ पर किंग रूल अलग है। तो यहाँ पर देखो जो चार्ल्स सेकंड होते हैं इनको बम्बई मिला था, यानी किंग को मिला था, ये कंपनी को नहीं मिला था। तो ये क्या करती है, कंपनी इनसे जो होती है बम्बई को लीज पे ले लेती है कुछ पैसे देकर, कि हम जो है यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो देखो जो गेराल्ड एंगियर होते हैं वो इसके फर्स्ट गवर्नर बनते हैं, कब तक, 1669 से 1677 तक। और 1690 में जो जॉब चार्नोक होते हैं एक फैक्ट्री खोलते हैं, कहाँ पर, सुल्तानती में। और ये 3 विलेज का जमींदारी लेते हैं। 3 विलेज कौन कौन से है, तो देखो कालीकत्ता, गोविंदपुर। ये कालीकत्ता जो है ना, ये आप सुल्तानती कालीकत्ता, गोविंदपुर, यही तीनों विलेज मिलके कलकत्ता बनती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये तीनों विलेज मिलके कोलकाता बनती है। अब जो फैक्ट्री ऑफ सुल्तानती क्या किया गया था, इसे 1696 में जो जॉब चार्नोक ने लिया था फोर्टिफाइड कर दिया गया, और इसी नो सेटलमेंट को 1700 में क्या बोल दिया गया। आप यहाँ पर देखो फोर्ट विलियम जो है कोलकाता है, अगर आप यहाँ पर घूमने जाओगे तो बहुत अच्छी जगह है, पार्क भी मैं यहाँ पर गया हूँ, तो आप चले जाना अगर टाइम मिले तो ये बहुत ही अच्छी प्लेस है। आप देखो 1694 जैसे जैसे क्या हो रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत अधिक बढ़ रही है, तो जो वहां की यानी कि ब्रिटेन की भी कंपनियां हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो भी इनसे जलन हो रही है, क्योंकि भाई ये इतना कंपनी फैक्ट्री यानी कि कह सकते हो कि जो कंपनी थी इनका बहुत ही रीच होने लगी थी। जो ये अगर ये बात करोगे कि 1858 तक मैं बताऊंगा तो मैं किंग रूल क्यों आती है,
जो यहाँ के गवर्नर होते हैं ना भाई, वो कंपनी से भी अधिक रूल मतलब अधिक रीच हो जाते हैं, अधिक उनके पास पावर है, पैसा हो जाता है। जो रॉबर्ट क्लाइव जब इंडिया से ब्रिटेन में जाते हैं तो उनपे बहुत इंचार्ज बैठ जाते हैं, उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई आपके पास इतना पैसे कहाँ से आ गए, कंपनी लॉस में चल रही है बट ये आप इतने पैसे में हैं। तो ये सारी चीजें थी। अब देखो 1694 मैंने आपको समझाया कि कैसे एंटी बन रही है। तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि क्या ट्रेड के ईस्ट में करने के लिए दूसरी कंपनी बनी। ये न्यू कंपनी थी जिसका नाम क्या था, द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज वाज फॉर्म हुआ है। और ये कब हुआ, 1698। बट ये देखो जो कंपनी है दोनों को प्रॉफिट कमानी थी, तो दोनों कंपनी क्या होती है 1708 में। देखो फाइनल अमलगेशन ऑफ कंपनी कमिंग 1708 under the title of the United Company of Merchants of England trading into the East Indies. This new company continued its existence till 1859। यानी कि देखो जो ये कंपनी क्या करती है खुद में, यानी कि मिल जाती है, दोनों मिल जाती है। और इस कंपनी का नाम क्या हो जाता है, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड। यानी कि जो पहली कंपनी थी उसका नाम था, यूनाइटेड कंपनी नहीं थी, मर्चेंट ऑफ लंदन था, वहां पर ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। लेकिन यहाँ पर दोनों कंपनी मिलती है तो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ये हो जाती है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि दो कंपनी अब कैसे मर्ज हुई और इसका नाम कैसे था। तो ये 1708 में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। और ये कब तक चलती है, 1858 तक। यानी कि 1858 में क्या करते हैं, यहाँ पर किंग रूल आ जाती है और डायरेक्ट जो इंग्लैंड के लोग होते हैं वहां पर कंट्रोल करेंगे। अब हम लोग फ्रेंच के बारे में बात करेंगे। फ्रेंच भी क्या, इंग्लिश के बाद फ्रेंच आते हैं। ये जो फ्रेंच लोग होते हैं ना काफी डिसिप्लिन होते हैं। इनका भी एक रोचक कहानी है फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, कि जब ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन होता है वहां पर फाइट होता है तो ये लोग अपने जगह पे फाइट करने लगते हैं, यानी कि ये लोग इंडिया में भी लड़ाई करने लगते हैं। तो ये जो फ्रेंच लोग थे ये कब आए, मैं आपको समझा लूं कि ये जो कंपनी कोलबर्ट के अंडर में स्टेट बनी थी ये कब बनी थी, 1664 में। अगर आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो मैंने पहले बात क्या समझा, वो एक प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन जो फ्रेंच कंपनी है ये स्टेट ओन कंपनी है, डायरेक्ट इन जो वहाँ के मतलब कह सकते हो राजा है वो डायरेक्ट इसको कंट्रोल करेंगे। और ये कंपनी जो आती है वो अपना पहला फैक्ट्री सूरत में खोलती है। यहाँ पर देखो फ्रांसिस कैरोन जो है इसको पहला फैक्ट्री खोलते हैं। और एक फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में भी यहाँ पर सेटअप 1669 में एक कारखाना खोल दिया जाता है ताकि ये लोग अपना आसानी से ट्रेड कर सके। आप देखो जो फ्रेंच पावर है जो मोस्टली कौन रिवाइव करता है, तो ये लेनियर और डुमास करते हैं, क्योंकि बहुत मतलब डिप्लोमेटिक माइंड और ये कह सकते हो कि बहुत अच्छे लेवल की क्या थे फ्रेंच गवर्नर थे। और 1720 और 1742 के बीच में ये करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि देखो दो कोटे माहे करते हैं मालबार रीजन में, जन्म इन कोरोमंडल में एंड कराईकाली तमिलनाडु। ये जो भी आपको मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा, जो कर्नाटिक वार है वो कहीं और नहीं, ये कोरोमंडल कोस्ट वाले रीजन में ही लड़ा जा रहा था। यानी कि तुम कह सकते हो तमिलनाडु का जो रीजन है वहां पर कर्नाटिक वार होता है जो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में होता है। अब देखो दी अराइवल ऑफ डुप्लेक्स एज अ फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया इन 1742 साथ ही बिगिनिंग ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट कर्नाटिक वार रिजल्टिंग इन देयर फाइनल डिफीट इन इंडिया। देखो क्या होता है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में यूरोप में वहां पर लड़ाई हो रहा है तो ये लोग क्या करते थे अपने में इंडिया में भी लड़ाई करते थे। लेकिन जो पहले जो आते हैं अराइवल डुप्लेक्स होते हैं ये बंदा बहुत ही मतलब ये कह सकते हो कि रॉबर्ट क्लाइव से भी अधिक डिप्लोमेसी का यूज करता था। इनका मतलब तुम कह नहीं सकते हो, सबसे पहले अगर कोई लोकल पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करने लगा लोकल राजनीति में तो रूल एंड डिवाइड पॉलिसी किसी और का नहीं इसी का बच्चा है। बट ये कह सकते हो कि जो मास्टरी किया था इसने, जो रूल एंड डिवाइड कोर्स लॉन्च किया और इसमें मास्टर कौन कर रही है, रॉबर्ट क्लाइव ने कर रही है। तो ये सब चीजें हो जाती। अब देखेंगे एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ था, ये जो कर्नाटिक वार रीजन हुआ है इसी बीच में, आपको ध्यान से देख लोगे तो इसी में आप स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये क्या है, इसी बीच में जो एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट कर्नाटिक वार होता है। अब देखो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच कर्नाटिक वार आखिर इसका क्या होता है, तो मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन 7 साल के लिए वहां पर युद्ध चलता है। तो उसका रीजन वो लोग वहां लड़ाई हो रहा है तो यहाँ पर भी लड़ाई कर रहे हैं भाई। तो ये कहाँ पर होता है, ये मद्रास वाले रीजन में होता है, सेंट थॉम में। जो बैटल होते हैं नवाब और कर्नाटिक आर्मी वाज डिफीटेड बाय फ्रेंच आर्मी अंडर डुप्लेक्स। अब मैं इसमें समझा दूं कि क्या होता है कि जो यहाँ के महफूज खान, जो यहाँ के नॉर्मल मद्रास के सेंट थॉम के नवाब होते हैं उनके पास बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ यानी कि लार्ज नंबर ऑफ आर्मी होती है। बट डुप्लेक्स जो होते हैं उनके पास बहुत ही शॉर्ट आर्मी होती है, लेकिन वो आर्मी जो होती है बहुत ही डिसिप्लिन होती है। तो ये कह सकते हो कि बहुत ही कम मात्रा में डिसिप्लिन आर्मी से वो लोग क्या करते हैं, जो महफूज खान के सेना को बहुत ही आसानी तरीके से हरा देती है। तो ये जो है एक कह सकते हो कि एक रास्ता खोल देता है ये समझाने के लिए कि इंडिया वाले जो है ना ये मतलब
इन पे कुछ होने वाला है नहीं, ये बात समझ लो। ऐसा नहीं कि होने वाला है नहीं, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सोच रहे थे कि ये बहुत ही अनडिसिप्लिन लोग हैं, हम लोग अगर डिसिप्लिन है तो कम सेना सभी है आसानी से हरा सकते हैं। और ये होता है, ये जो महफूज खान के इंग्लिश के सपोर्ट में आते हैं। अब देखो, इसके वजह से ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापले होते हैं, एक्स ला चापल की संधि होती है 1748 में। जब यहाँ पर एंग्लो फ्रेंच वार खत्म होता है, वहां पर यूरोप में, तो ये लोग भी इंडिया में आपस में संधि कर लेते हैं। इसके बाद जो सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार अगेन ये लोग लड़ते हैं 1749 और 54 में। डुप्लेक्स क्या करते हैं, मुजफ्फर जंग और चंदा शाही के साथ आ जाता है। अब मुजफ्फर जंग और चंदा शाही का इनका भी एक कहानी मैं तुम समझ दू कि जो हैदराबाद के नवाब होते हैं निजाम में, ये जो क्या होते हैं वहां के इंडिपेंडेंट यानी कि अथॉरिटी की एक स्टेट का स्थापना करता है इंडिपेंडेंट रूल की। तो ये जो होते हैं, ये चंदा साहिब जो है मराठा के कंट्रोल में थी, तो इन्हें क्या कर देती है, रिलीज कर दिया जाता है। और मुजफ्फर जंग ये रहते हैं। अब ये मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का सपोर्ट कर गया था, तो ये डुप्लेक्स, ये बात समझ लेना कि ये फ्रेंच कर रहे थे। और जो निजाम उल मुल्क हैं, यानी कि वो जो उनके लड़के नासिर जंग थे, उनको इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था, यानी कि इंग्लिश। दोनों के बीच में एक बैटल होती है। तो वो बैटल में क्या होते, पहले तो जो है डुप्लेक्स बहुत ही आसानी तरीके से, मतलब बहुत ही माइंड यूज करके जीत जाते हैं। बट जो रॉबर्ट क्लाइव है, फिर से क्या करते हैं, ये सारे चीजें जीत लेते हैं, जिसमें ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ गोडेहू। यहाँ पर देखो गोडेहू के जो ट्रीटी हो रही है, इसमें जो है एक न्यू फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स के जगह पर बनाए जाते हैं। और 1754 में जो होता है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार, ये खत्म हो जाता है। अब थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार देखो किंग होता है, तो इसमें देखो मैं तुम्हें बता दूं, फ्रेंच काउंट ये जो होते हैं सेंट डेविड को कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से बैटल ऑफ मंडीवास होता है। ये कह सकते हो ये थर्ड बैटल को ही बैटल ऑफ मंडीवास बोला जाता है, जिसमें जो इंग्लिश के तरफ से होते हैं सर आइरेपुटे होते हैं, वो इन लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। आसानी से नहीं कहूंगा, बट इन्हें हरा देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इनका जो सपना होता है इंडिया के पूरा रूल और जितने भी कंट्रोल करेंगे, वो सपना क्या होता है यहाँ से टूट जाता है। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। अब ट्रीटी ऑफ पेरिस होने से क्या होता है कि थर्ड एंड फाइनल एंग्लो फ्रेंच वार से इंडिया में खत्म कर दिया जाता है। ये ट्रीटी ऑफ पेरिस इंडिया की नहीं है भाई, ये बात समझ लेना। ये जो भी ट्रीटी हो रही है यूरोप में हो रही है, ये लोग यूरोप की लड़ाई इंडिया में लड़ रहे हैं, ये बात समझ लो। वहां पर अगर नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर लड़ रहे हैं, वहां पर ट्रीटी हो रहा है तो इनका युद्ध खत्म हो जा रहा है। तो ये बात आप आसानी से समझ रहे होंगे। अब मैंने जितना हो सका मेरे से जो भी जितना आसानी समझाने की कोशिश किया, मैं समझा चुका हूँ। देखो, वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट को इजी से समझाया जाए। मैं ये वीडियो जो है कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अगर लेंथी वीडियो बनाऊंगा, लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, पार्ट बाई पार्ट सारे के सारे वीडियो कंप्लीट करा दूंगा। और इसके बाद अगर चेसिंग बोर्ड ऑफ हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता है, मैं एक वीडियो जो मैराथन टाइप का बना दूंगा लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें आप लोग सारे क्वेश्चन वहां से मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। टीके एनालिसिस को आप वहां से भी कर लोगे, तो सारे आपके डाउट और जो भी कंसेप्ट है वो आप अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। वीडियो में अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर है नहीं कि मुझे मोटिवेशन मिले। हालांकि ये जो मैं चैनल है चैरिटी के फॉर्म में बना रहा हूँ, तो मैं जितना भी नॉलेज में गेन करूंगा वो तो मैं डालता ही रहूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।